गुड मॉर्निंग इंडिया। हम लोग पिछले क्लास में 150 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग 150 से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पर डे हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव बनाने का जो प्रोसेस है, हमारा जो स्पीड है, हमारा जो स्किल है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा सबसे पहले 151 151 चलेगा। 151 नंबर क्वेश्चन देखिए बता रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन आप देखे हुए हैं और नज़र के सामने से जब कई बार एक टाइप के क्वेश्चन गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है ना, बनाने का जो स्किल होता है, बनाने का जो स्पीड होता है ना, वो अपने आप बढ़ जाता है। तो देखिए बोल रहा है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। मोलर मास को पता करने के लिए, डिटर्मिनेशन इसका मतलब पता करना। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास को पता करने के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास को पता करने के लिए किसका मोलर मास, ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की किस मेथड के द्वारा हम लोग मोलर मास पता करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन इज़ द बेस्ट मेथड। मतलब मोलर मास पता करने का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 मेथड है, लेकिन सबसे सटीक मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। सबसे सटीक, सबसे आसानी से, सबसे जल्दी जो आपको मोलर मास बताएगा वो कौन बताएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कैसे बताएगा ये देखिए। अगर इस चीज़ को देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मोलर मास को जल्दी बता देगा, आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले हमारा आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला याद होगा ना, पाई बराबर क्या लिखते हैं, CRT। पाई बराबर सी का दूसरा नाम, सी का नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन और गुना में क्या होगा, RT। ऐसा बन जाएगा पाई बराबर CRT। अब आ गया पाई बराबर कॉन्सेंट्रेशन गुना RT। अच्छा, पाई बराबर कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम होता है मोलारिटी, तो लिख दिया मोलारिटी और गुना में क्या होगा, RT, ऐसा लिखा। फिर से देखिए पाई बराबर मोलारिटी निकालने के लिए याद होगा ना फार्मूला। मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, तो यह आ जाएगा मोल और बट्टा में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और गुना में क्या होगा, RT। इसको लिख सकते हैं पाई बराबर मोल गुना RT बटा V, V यानी वॉल्यूम, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पाई बराबर मोल के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मास और बट्टा में क्या, मोलर मास। मोल के जगह पे लिखेंगे मास बट्टा मोलर मास, और गुना में क्या लिखेंगे, तो गुना में लिखेंगे RT और बट्टा में क्या, वॉल्यूम। अब बताइए मोलर मास जाएगा ऊपर तो पाई कहाँ जाएगा, नीचे। मोलर मास अगर ले जाएंगे ऊपर तो पाई आ जाएगा नीचे। यानी हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलर मास ले चलिए ऊपर तो पाई आ जाएगा नीचे, तो फार्मूला बनेगा मोलर मास बराबर क्या बन जाएगा, मास बट्टा पाई, मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा पाई गुना RT बट्टा वॉल्यूम। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इस तरह से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए मोलर मास आराम से निकाल सकते हैं। तो किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा मोलर मास निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा इसलिए मोलर मास निकाला जाता है। ये आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन देखिए।
152 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 1 कैपिटल M सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है ऐसे शरबत का जिसका मोलारिटी 1 दिया हुआ है, 1 कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब हुआ मोलारिटी, तो मोलारिटी कितना दिया है 1। तो ऐसे शरबत जिसका मोलारिटी 1 हो, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अभी देखिए मोलरिटी दिया 1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मान दे रखा है 1। आर का मान तो जानते हैं 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो पूरे केमिस्ट्री में मैंने बताया था ना आपको कि केमिस्ट्री में जब भी इस्तेमाल करें टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप केल्विन स्केल इस्तेमाल कीजिएगा तो कितना होगा बताओ। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना 273 जोड़ना पड़ता है, तो आ जाएगा 27 और इसमें जोड़ेंगे 273 मिला के आ जाएगा 300 केल्विन, ऐसे आ जाएगा। तो बोले ऑस्मोटिक प्रेशर पूछता है तो पाई बराबर जानते हैं ना फार्मूला। पाई बराबर क्या होता है CRT, जहाँ पे C का मान है 1, R का मान है 0.0821 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो इसको 20 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8.21 गुना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 24.63 ATM। 24.63 ATM आपका आंसर भी सही है, 24.6 ATM। पाई बराबर CRT डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। वांट ऑफ फैक्टर मैंने बताया था, याद होगा। ग्लूकोज का, यूरिया का और चीनी का, इन तीनों का वांट ऑफ फैक्टर कितना लिया था 1, याद होगा ना। ग्लूकोज का याद हो, कॉपी में जाके देखिए। ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 1, यूरिया का भी वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का मान कितना 1 आ जाएगा। और CaCl2 है और KCl है। CaCl2 देखिए, CaCl2 बनता कैसे है, Ca+2 और Cl-1। तो आपको बताएंगे ना कि इसका जूता इसको मारो और इसका जूता इसको मारो। तो जूता मारेंगे तो कैल्शियम को 1 जूता मारो तो कैल्शियम 1, क्लोरीन को 2 जूता मारो, क्लोरीन 2। तो 1 और 2 संख्या कितना हो गया 3, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 1 2 कितना हो गया 3। तो CaCl2 का आई का मान हो गया 3। KCl देख लीजिए, KCl है K पे +1 और Cl पे -1। हलीना करे रब से खानदान, आपको याद होगा, हलीना करे रब से फरियाद। इस खानदान के बाहरी ऑर्बिट में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस पे चार्ज कितना आता है +1 और क्लोरीन का चार्ज कितना -1। तो आपको तो पता है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। 1 जूता इसको मारेंगे और 1 जूता इसको मारेंगे। तो बोलिए पोटेशियम कितना हो जाएगा, पोटेशियम की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 1 इधर से जाएगा तो 1। तो बोलिए 1 और 1 कितना हो गया 2। तो KCl का वांट ऑफ फैक्टर का मान हो गया 2। ऐसा समझ गए। ग्लूकोज का 1, यूरिया का 1, KCl का 2 और CaCl2 का 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो पाई बराबर I गुना C गुना RT। देखिए कभी कभी आपको लगता होगा कि सर कभी कभी I का मान आप नहीं लिखते हैं, कभी लिखते हैं पाई बराबर CRT, कभी लिखते हैं पाई बराबर ICRT।
जब आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, तो ICRT लिखते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड में जैसे कि देखिए ग्लूकोज है, यूरिया है, तो इन सब का I का मान 1 होता है ना, तो I के जगह पे अगर 1 डाल ही देंगे तो 1 को CRT से गुना होगा तो CRT हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे I नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। देखिए जब I का मान 1 हो जाए तो I लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 1 को अगर CRT से गुना कीजिएगा तो CRT ही रह जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बराबर CRT डायरेक्ट। अब देखिए लाइन, क्वेश्चन ये बता रहा है ना कि इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हाईएस्ट होगा। तो आप ही बताओ एक लाइन, पाई का I के साथ सीधा संबंध है, जिसका I का मान ज़्यादा उसी का पाई होगा ज़्यादा। पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका I ज़्यादा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट उसी का होगा ना जिसका I का मान ज़्यादा होगा। तो CaCl2 का I का मान कितना होता है, I का मान होता है इसका 3, इसका I का मान होता है 3। KCl इसका I का मान होता है 2। यूरिया और ग्लूकोज का I का मान 1 होता है। तो जिसका I का मान ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। I का मान सबसे ज़्यादा किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का, यानी इसका A आंसर सही होगा। समझ गया कैसे निकाले। इस तरह से आगे हम लोग 154 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिएगा, क्वेश्चन वही बोल रहा है ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, उसी फार्मूला से बनने वाला है। आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT ऐसा जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पर कि ए सॉल्यूशन हैज़, कोई सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मान दिया है 0.0821, यानी सवाल में लिखा हुआ है कि पाई बराबर दिया हुआ है 0.0821 एट 300 केल्विन। बोलिए केल्विन का मतलब क्या, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। और बोलिए R का मान तो जानते होंगे 0.0821, ये होता है R का मान। तो बताओ बालक, इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। देखो तो बुआ, पाई बराबर क्या होता है, CRT। बोलिए पाई पता है, R पता है, T पता है, तो क्या C नहीं निकलेगा, C निकल सकता है। C बराबर क्या होगा, पाई और RT गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा पाई और बट्टा में क्या आ जाएगा, RT। बोलिए पाई का मान कितना दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 0.0821। R का मान पता है हमको 0.0821 और टेम्परेचर दे रखा है 300 दे दिया। अब बोलिए 0.0821 और 0.0821 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/300। अब ये 0.3 0.003 ऐसा आ जाएगा मोलारिटी। आपका आंसर सही होगा डी वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। यहाँ जो ऑप्शन देना चाहिए उसको ये ना दे करके यहाँ का ऑप्शन होना चाहिए 0.003 मोलर, ये इसका सही आंसर होगा। 0.003 m, 0.003 m ऐसे आ जाएगा। एक में 300 से भागा दीजिएगा तो 0.0033333 ऐसे चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर किसका, 154 नंबर का। इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट, बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन को देखिए, 155 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है। क्वेश्चन यही है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशन का इनमें से कौन कैरेक्टर मैच करता है? याद है आपको आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो सर्वत्र रॉल्स के नियमों का पालन करेगा, उसे कहते थे आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन रॉल्स के नियमों का उल्लंघन करता है, रॉल्स के नियमों का पालन नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बोलता है कि इनमें से आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी सही है, तो आप ही बता दो ना। अब देख के आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? जो रॉल्स के नियमों का पालन करेगा, मतलब ओबे रॉल्स लॉ। तो बताइए ओबे रॉल्स लॉ रॉल्स के नियमों का पालन करता है, तो एग्जैक्टली आंसर ये हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी मैच करेगा? तो वो रॉल्स के नियमों का पालन करेगा। आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। 155 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये सब डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है। 156 बताइए। 156 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन इज नॉन जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो का मतलब कौन जीरो नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन अगर आपको याद हो, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियमों का पालन करता है। उसमें कंडीशन लिखा होंगे पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स से, याद होगा ना। पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। इसी तरह से पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। इसी तरह से पी टोटल बराबर पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट एक्स ए लिख दिया, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी की जगह पे पी बी नॉट एक्स बी, तो पी बी की जगह पे लिख दिया पी बी नॉट एक्स बी, ऐसा लिखा। अब बताइए आइडियल सॉल्यूशन में ये तो कॉन्सेप्ट था ही, इसके साथ ही और भी कॉन्सेप्ट था। क्या? तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच का मान कितना था? 0। डेल्टा भी का मान कितना था? 0। तो बोलिए आइडियल सॉल्यूशन में कौन 0 नहीं होगा? तो डेल्टा भी तो 0 होता ही है, डेल्टा एच 0 होता ही है। और बोलिए आइडियल सॉल्यूशन में वो प्रेशर होता है जो रॉल्स के नियमों का पालन करेगा। रॉल्स के नियमों का पालन करेगा तो जो रॉल्स का प्रेशर होगा वही तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा। ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकल डाटा से जो प्रेशर आएगा, तो रॉल्स के नियमों का पालन करेगा, इसका मतलब जितना रॉल्स का प्रेशर वही ऑब्जर्व्ड प्रेशर, इसका चेंज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रेशर मैच करेगा तभी तो आइडियल होगा। लेकिन बताइए डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस डेल्टा एस को हम लोग कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, आज़ादी का परिवर्तन। आज़ादी क्या होता है? ध्यान देना, छितराने की आज़ादी, फैले जाने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, तहस नहस करने की आज़ादी, अफरा तफरी की आज़ादी। जब पानी और शराब को मिलाते हैं ना, तो मान लीजिए इस बर्तन में जैसे पानी है और इस बर्तन में जैसे शराब है, और यहाँ मिलाए हैं पानी और शराब को, तो देखिए इस बर्तन में पानी है तो निश्चित रूप से हम अगर इसमें हाथ डालेंगे तो पानी मिल जाएगा, और इसमें हाथ डालेंगे तो शराब मिल जाएगा। बोले इसमें हाथ डालेंगे तो इसमें पानी भी है, शराब भी है, मतलब शराब भी फैला हुआ है, पानी भी फैला हुआ है, मतलब छितराया हुआ है दोनों का दोनों। तो सबसे ज़्यादा छितराने का क्षमता किस में होता है? सॉल्यूशन में, क्योंकि पानी में छितराएगा कैसे? हम जैसे ही हाथ डालेंगे कोई भी कण मिलेगा तो पानी का ही कण मिलेगा। शराब वाले बोतल में हाथ डालेंगे तो जब भी कोई कण मिलेगा शराब का ही कण मिलेगा, लेकिन पानी और शराब को जब मिला दिया जाता है तो आप जब भी हाथ डालते हो
तो या तो पानी मिल सकता है या शराब मिल सकता है, मतलब छितराने की क्षमता ज़्यादा हो गया है, सब फैल गया है, सब घूम फिर रहा है, सब तहस नहस हो गया है, सब अफरा तफरी हो गया है। तो सबसे ज़्यादा अफरा तफरी का काम किस में होता है? सॉल्यूशन के बनाने में। तो ध्यान रखना, हर एक वो काम जो अपने आप होता है उसमें एंट्रोपी का चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी पॉजिटिव के लिए हमने क्या लिखा है? जीरो से भरा, डेल्टा एस का मान जीरो से भरा। जीरो से भरी संख्या क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई काम अपने आप हो रहा है ना, तो अपने आप होने का मतलब उसका डेल्टा एस मिक्सिंग का मान जो होगा ना, वो जीरो के बराबर नहीं, जीरो से भरा होगा। दो चीज़ होता है, एक डेल्टा एस होता है, चेंज इन एंट्रोपी से बोलते हैं, ये जीरो से भरा होना चाहिए। और एक होता है डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ये जीरो से छोटा होना चाहिए। दुनिया के किसी भी शरबत के निर्माण होने के लिए डेल्टा एस का मान जीरो से भरा हो। जीरो से भरा होने का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बढ़े। और डेल्टा जी का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब घटे। तो दुनिया का कोई भी काम अपने आप संभव तब होगा जब उसका डेल्टा एस का मान जीरो से भरा होगा और डेल्टा जी का मान जीरो से छोटा होगा। और बाद बाकी आइडियल सोल्यूशन है तो आइडियल में डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा पी जीरो, ये सारे जीरो होते हैं। बस जीरो नहीं होता है क्या क्या? डेल्टा एस और डेल्टा जी। डेल्टा एस का नाम है चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी का नाम है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हमेशा दो चीज़ें मिलता है, इसका मतलब आज़ादी बढ़ता है, यानी डेल्टा एस जीरो से भरा यानी पॉजिटिव यानी बढ़ गया, और डेल्टा जी जीरो से छोटा यानी नेगेटिव यानी घट गया। ऐसा बता रहा हूँ। तो 156 आप समझ गए। आप बताइए इसमें जीरो कौन नहीं है? डेल्टा एस जीरो नहीं है, ये समझ गए। 157 नंबर क्वेश्चन देखिए। 157 तो मेरे विचार से आप आइडियल नॉन आइडियल से भी बना सकते हैं इसको। आइडियल सॉल्यूशन इज वन इन विच, बोलिए आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है जिसमें देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम और मिक्सिंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही लाइन बोल रहा है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है, तभी तो लिखे हैं डेल्टा भी का मान जीरो। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में चेंज कितना का होता है? जीरो का होता है ना। तो एंथैल्पी का चेंज जीरो। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एस जीरो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सिंगल करेक्ट आंसर है। तो सिंगल करेक्ट में तो कोई एगो सही लेंगे। तो आगे देखिए फिर लिख रहा है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। इसमें बोल रहा है वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, इसमें बोल रहा है एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। और ये जो सी लाइन है ना, वो सी लाइन ए और बी को मिला करके सी लिखा गया है। तो बोल रहा है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी और मिक्सिंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अवयव को मिलाएंगे तो ना तो वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा ना ही एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज कितना? जीरो। एंथैल्पी में चेंज कितना? जीरो। कोई परिवर्तन नहीं। यानी हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए सी आंसर सही है। फिर से देखिए 158 नंबर क्वेश्चन, ये समझने वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बता रहा है कि द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट दैट एसोसिएट इन सॉल्यूशन। एसोसिएट का मतलब जुटना, डिसोसिएट का मतलब टूटना। और बताए होंगे नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना तो टूटेगा ना ही जुटेगा। आई का मान 3 प्रकार का बताया था। आई का मान अगर 1 के बराबर है, आई याद होगा ना, वांट ऑफ फैक्टर। आई का मान यदि 1 के बराबर है, इसका मतलब ना ही टूटा ना ही जुटा, सॉल्यूट। आई का मान अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद टूट गया। और आई का मान अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब सॉल्यूट पानी में जाने के बाद जुट गया। तो बताइए, बोल रहे हैं एसोसिएशन के लिए कौन सा लाइन सही है? एसोसिएशन में आई का मान जो होता है वो लेस देन 1 होता है। 3 चीज़ मैंने बताया था। आई का मान अगर 1 के बराबर हो, इसका मतलब हुआ नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन।
इसका मतलब ना ही टूटेगा ना ही जुटेगा, ऐसा बोल रहा है। I का मान अगर 1 से बड़ा हो, 1 के बराबर होगा तब तो ना ही टूटेगा ना ही जुटेगा। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब जुटना। तो नाइदर डिसोसिएशन, ना तो सॉल्यूट टूटेगा, नॉर एसोसिएशन, ना ही सॉल्यूट जुटेगा। I का मान अगर 1 से बड़ा हो, इसका मतलब ये केस किसका बन जाता है? डिसोसिएशन का केस बन जाता है। बताए होंगे बढ़िया से, डिसोसिएशन। और I का मान अगर 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो जाए I, इसका मतलब इस बार टूटेगा नहीं, जुटेगा। और जुटना को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। जुटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन बोलते हैं। तो आप ही बताइए, एसोसिएशन के केस में I का मान क्या होता है? 1 से छोटा, तो लेस देन 1। सी आंसर सही है इसका। चलेगा। 158 समझ गए हैं। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 159। अब देखिए 159 क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिएगा। बोला है द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m BnO3 का होल 2, ये सॉल्यूशन इज 2.74। वांट ऑफ फैक्टर इस बेरियम नाइट्रेट का 2.74 है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले BnO3 का होल 2 देखो, ये कैसे बना है। ये बनता है Ba+2 और NO3-1, कॉपी में लिखा होगा Ba+2 और NO3-1। तो क्या होगा, एक जूता इसको मारेगा और एक जूता ये खुद खाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? Ba1 आएगा, एक जूता लगाने से फर्क नहीं पड़ा। और NO3 का होल 2, तो लिख देंगे NO3 का होल 2, ऐसे लिख देंगे। BnO3 का होल 2 में Ba+2 और NO3-1, ये टूट जाएगा। जब भी बेरियम नाइट्रेट टूटेगा तो बेरियम पे कितना +2 चार्ज और NO3 पे कितना -1 चार्ज, ऐसे आ जाता है। चलिए आगे लिख दिया NO3 का होल 2, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Ba+2 और साथ में 2 मोल NO3-1 आ गया। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमें सोचना पड़ता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। हम 3 चीज़ बोलते हैं। टाइम ज़ीरो, बोले टाइम ज़ीरो का मतलब आप लोग मानिए शुरू में। उसके बाद लिखते हैं रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब समझिए खर्च। और एक होता है एंड का मतलब समझिए अंत कहने का मतलब क्या? फाइनल। तो बोलिए शुरू में इस कंपाउंड का लिया गया मात्रा कितना? A मोल लिया गया। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? सिंबल मान लिया अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है? तो 1 मोल में कितना खर्चा होगा, 1 मोल में कितना खर्च होता है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो 1 में खर्चा होगा अल्फ़ा, 1 में खर्चा होगा अल्फ़ा, तो 2 में खर्चा होगा 2 अल्फ़ा, तो 5 में खर्चा होगा 5 अल्फ़ा, ऐसा बोला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका मतलब होता है 1 मोल में कितना खर्च हुआ, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बोलिए शुरू में कितना लिया गया? A मोल। तो 1 में खर्चा होता है अल्फ़ा, तो A में कितना खर्चा होगा? A माइनस अल्फ़ा, A अल्फ़ा। A मोल लिया गया, A अल्फ़ा खर्च हो गया, खर्च। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है 1 में कितना खर्चा होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल माना अल्फ़ा। इसका मतलब 1 मोल में खर्चा होगा अल्फ़ा, तो 2 मोल में 2 अल्फ़ा, 5 मोल में 5 अल्फ़ा, ऐसे होगा। तो A मोल में कितना होगा? A अल्फ़ा। शुरू में लिया गया A, खर्चा हुआ A अल्फ़ा, तो बचेगा कितना? A माइनस A अल्फ़ा मोल। ये बच जाएगा। शुरू में लिया गया
ए मोल खर्चा हुआ है अल्फा मोल। तो शुरू में जितना, मान लीजिए शुरू में लिया गया 10 रोटी, आपने खा लिया 10 रोटी, खा लिया 4 रोटी, तो बचेगा कितना, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, इसका मतलब कितना रोटी, 6 रोटी। अभी देखिए, बोलिए एक खर्चा होगा तो एक बनेगा, ए अल्फ़ा खर्चा होगा, खर्चा कितना होगा ए अल्फ़ा, तो बनेगा भी ए अल्फ़ा। इसमें बताइए, एक खर्चा होगा तो 2 बनेगा, तो ए अल्फ़ा खर्चा होगा, इसका दुगुना 2a अल्फ़ा बनेगा। अब देखो तो लाइन एक, ये है अंत का लाइन, अंत मतलब ये हो गया फाइनल, और ये शुरू है, शुरू मतलब ये हो गया इनिशियल। इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल यानी शुरुआत में, और इसको कहेंगे फाइनल, फाइनल यानी अंत में। तो बोलिए वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, आई बराबर तो आप जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, फाइनल मोल बटा इनिशियल मोल। फाइनल यही है ना, और इनिशियल यही है, तो फाइनल में कितना है, ए माइनस ए अल्फ़ा, ए माइनस ए अल्फ़ा, ये फाइनल में ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस 2a अल्फ़ा, 2a अल्फ़ा, और बट्टा में इनिशियल, इनिशियल में कितना है ए दे दिया, माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपको ए प्लस 2a अल्फ़ा बटा ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएंगे, ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा बटा ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। चलिए थोड़ा सा पेज आगे बढ़ाते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी देखिए क्या आ गया था, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ये आया था, हमारा निकल गया था आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अब बताइए आई का मान कितना दिया है, बोल रहा है द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ इस सॉल्यूशन का वांट ऑफ फैक्टर जो है वो 2.74 है, 2.74, तो वांट ऑफ फैक्टर है 2.74, यहाँ दिया 2.74 बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। बोलिए 2 अल्फ़ा निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर 2.74 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 1.74। तो बोलिए अल्फ़ा बराबर क्या होगा 1.74, अब अट्ठा में कितना 2, तो यह आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 1 2 7 14, 0.87। अल्फ़ा का मतलब क्या, एक में कितना खर्चा हुआ, तो बोलिए एक में खर्चा होगा 0.87, तो 100 में कितना खर्चा होगा, 100 में खर्चा हो जाएगा 0.87 गुना 100, यानी लगभग कितना 87% खर्चा हो जाएगा, 87%। अब देखिए आंसर 87% आपका कौन सा है, बी आंसर सही है। कैसे बनाए ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले दिया कि बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, उसका वांट ऑफ फैक्टर इतना है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। सबसे पहला लाइन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही वाला लाइन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि एक मोल में कितना मोल खर्चा हुआ, एक में खर्चा होगा x, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा x। एक मोल में खर्चा होगा y, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा y। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ये टूटेगा तो Ba+2 और 2NO3 माइनस में टूट जाएगा। हम तीन चीज़ लेते हैं, एक टाइम जीरो मतलब शुरुआत में, रिएक्ट मतलब खर्च कितना हुआ, और एंड का मतलब अंत में कितना बच गया। तो टाइम जीरो यानी शुरू में कितना लिया गया, ए मोल शुरू में लिया गया, शुरू मतलब इनिशियल बोल दिया। अब बोलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका माने अल्फ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, एक में खर्चा होगा अल्फ़ा, तो ए में कितना खर्चा होगा ए अल्फ़ा। तो बोलिए शुरू में मात्रा है एक, खर्चा हुआ ए अल्फ़ा,
ए था, ए अल्फा खर्च हो गया तो बचेगा कितना, ए था, ए अल्फा खर्च हो गया तो बचेगा ए माइनस ए अल्फा, ए माइनस ए अल्फा मोल। अच्छा, यहाँ एक खर्चा होता है तो एक बनता है, तो ए अल्फा खर्चा होगा तो ए अल्फा बनेगा। यहाँ एक खर्चा होता है तो 2 बनता है, यहाँ जब ए अल्फा खर्चा होगा तो 2 ए अल्फा बनेगा। अब बताइए, ये अंत की जानकारी है। अंत मतलब क्या, फाइनल, और इनिशियल मतलब क्या, शुरुआत में। तो बोलिए आप जानते हैं ना वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, फाइनल बटा इनिशियल। बोलिए फाइनल में जितना था अंत में सबको लिख दो। क्या था, ए माइनस ए अल्फा, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 2 ए अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये आ गया फाइनल, और बट्टा इनिशियल। बोले इनिशियल शुरुआत में कितना लिया गया, ए, तो ए लिख दिया। अब माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा ये कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा ए प्लस 2 ए अल्फा, ए प्लस 2 ए अल्फा है, और बट्टा में कितना है, ए कॉमन लेकर के काट सकते हैं, ए कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, और बट्टा में ए कट जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। तो आई बराबर आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, इसी को लिखिए, आई बराबर आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। अब इस सवाल में देखिए आई का मान दिया हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर का मान दिया हुआ है 2.74, 2.74 वांट ऑफ फैक्टर का मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे कि 2.74 आई के जगह पे रख देंगे 1 प्लस 2 अल्फा। अब बताइए 2 अल्फा निकालना है तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2.74 माइनस 1, तो आ जाएगा 1.74। अल्फा निकाले तो 1.74 बट्टा 2, इसको सॉल्व करने पे 0.8 से बनाया। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया है ना, वो ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज का मतलब 100 में। तो आप ही बताइए, यहाँ से एक में खर्चा होगा 0.87, अल्फ़ा का मतलब एक में कितना खर्च हुआ, तो एक में खर्चा होगा 0.87, तो 100 में खर्चा होगा 100 गुना 0.87, यानी आ जाएगा 87%। मेरे विचार से इस तरह से आप समझ गए होंगे, आपका आंसर सही वाला है 87%। ऐसे चलिए 159 देख लिए हैं, इसको मिटाया जाए और हम लोग 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 160 क्वेश्चन क्या बता रहा है, गौर से देखिए। बोल रहा है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित में से किस कंपाउंड में हैज़ वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू दैट ऑफ इसका। बोल रहा है इस कंपाउंड का वांट ऑफ फैक्टर और इसमें किसका वांट ऑफ फैक्टर मैच कर रहा है। तो वांट ऑफ फैक्टर तो आप जानते हैं K4, यहाँ से आ गया 4। अब बोलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ये कंपाउंड बना कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ एक बार। K पे +1 और साथ में FeCN का होल 6 -4। अब बोलिए ये कंपाउंड कैसे बना होगा, ऐसे ही बना होगा। इसका जूता 4 जूता इसको मारिए और इसका 1 जूता इसे मारिए, तो क्या बन जाएगा, K कितना 4, K4 और आगे FeCN होल 6, ऐसे बन जाएगा। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर है 5। इसमें Na2SO4 Al2SO4 में देखो ना, यहाँ तो दिखाई दे रहा है 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना, 5। आंसर आपका ये हो जाएगा। कैसे, तो गौर से देखिएगा, इसमें 4 और यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 5। इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। Al पे है +3, SO4 पे है -2। बोलिए 2 जूता इसको मारो, 3 जूता इसको मारो, तो यह आ जाएगा Al कितना 2। और बोलिए SO4 है, तो SO4 कितना बार आएगा, 3 बार, तो बोलिए 3 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका आई का मान 5, इसका भी आई का मान 5। मान लीजिए NaCl का निकालना है, इस NaCl का निकालना है, तो क्या होगा, Na पे +1 Cl पे -1, तो 1 जूता इसको मारेगा, 1 जूता इसको मारेगा, तो कितना होगा, Na1 Cl1, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका आई का मान कितना होता है, आई का मान इसका है 5। इस कंपाउंड का भी आई का मान कितना है, आई बराबर है 5। अगला
अगला देखिएगा AlNO3 का होल 3, Al पे +3 NO3 पे -1, इसका जूता मारो, इसका जूता मारो, तो क्या बन जाएगा? Al आ जाएगा 1, और बोलिए NO3 कितना बार रिपीट होगा? 3 बार, तो बोलिए वांटो फैक्टर क्या होगा? 1 और 3 कितना होगा? 4। Al1 NO3 का होल 3, इसका वांटो फैक्टर का मान होगा 4। समझ गए कैसे निकाले? और Na2SO4 आप जानते हैं इसका वांटो फैक्टर कॉपी में निकाला गया है। Na2SO4 Na पे दिया +1, हली ना करें रब से फरियाद, और SO4 पे होता है -2। हो गया लाइन। अब इसका जूता इसे मारिए, इसका जूता इसे मारिए, तो बन जाएगा क्या? Na क्या 2, और बोलिए SO4 पे 1, SO4 पे 1, तो 2 1 कितना हो गया? 3, तो ये 3 हो गया। इसका वांटो फैक्टर का मान 3, इसका वांटो फैक्टर का मान 2। अब आप ही बताइए, बोल रहा है इसमें वांटो फैक्टर इसके बराबर किसका है? तो इसका कितना आया है? 4 1 5, 4 1 5, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5, तो 5 के बराबर कौन है? 5 के बराबर है Al2SO4 का होल 3, यानी आपका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को लगातार बनाते बनाते ना हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे लगातार बनाते 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 धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, और इससे अगले क्लास में इससे आगे की ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे। आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मार्केट के बच्चों में जानकारी देना नए बैच के बारे में, ऑफलाइन क्लास के बारे में, और आप इन सब को कॉपी में नोट कर कर के धीरे धीरे बनाइए। ज़्यादा करके नहीं, 5 सवाल 7 सवाल 2 सवाल ऐसे करते करते धीरे धीरे बनाइए, पता चलेगा सवाल भी बन जाता है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता है। तो चलिए, इतना के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।